இந்தியாவில் புதிதாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ள 3 புதிய சட்டங்கள் குறித்து உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா செய்தியாளர்களிடம் பேசி வருகிறார். அதனை நேரலையில் பார்க்கலாம். दिल्ली भी आता है और उसके बाद हर जिला एक एक तैयार होता जाएगा. वो होता है इम्प्लीमेंटेशन. आप पहले समझ लीजिए, बीएनएस और बीएनएसएस, इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन में कुछ तैयारी की जरूरत नहीं है. जहां तक बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इसके लिए कोर्ट में काफी सारी तैयारी करनी है. मगर 2020 से ही सुप्रीम कोर्ट के साथ चर्चा कर सुप्रीम कोर्ट मॉडर्नाइजेशन का एक बड़ा प्रोग्राम ली है और वहां पर भी काफी सारा काम हो चुका है. सॉफ्टवेयर भी तैयार हो चुके हैं. सर, भास्कर सिंह में मुकेश कौशिक, एक डिस्क्रिपेंसी है कि पुराने कानून में ये प्रोविजन था कि अगर कोई पुरुष के साथ दुराचार करता है तो उसका सेक्शन 377A था, वो खत्म हो गया. लेकिन उसके बाद कुछ मामले ऐसे आ गए हैं जो इस तरह के केस दर्ज हुए. क्या कोई संशोधन का प्रस्ताव है? संशोधन तो नहीं, मगर इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी है. इसके इंटरप्रिटेशन का सवाल है. हम सुप्रीम कोर्ट से चर्चा जरूर करेंगे इसमें. सर, ये आपने जो कहा कि तमिलनाडु के एमपीज आकर मिल सकते हैं आपसे, जो कुछ ऑल पार्टी ऐसी मीटिंग भी हो सकती है अगर कोई बुलाने का आपका? ऑलरेडी हो चुकी है. ऑल पार्टी कमेटी में होती ही है. और आपको सबसे पहले बड़ी संशय लगता है, आप मिल जाओ मुझे अकेले. एफआईआर दर्ज करना एक महत्वपूर्ण बात होती है. तो थानों में जो पुलिस अधिकारी हैं उनको इस कानून के बारे में प्रशिक्षित करने का काम कब तक पूरा होगा? भैया, आप शायद सुने नहीं, 6,20,000 पुलिस कर्मचारियों का ट्रेनिंग हो चुका है और हमारे यहाँ 17,000 के करीब. कितने हैं गोगिया जी थाने? 17,000 थाने हैं. उसमें 6 लाख कर्मचारियों का ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है और रिफ्रेशर कोर्स भी हो चुका है. सर, मैं नीलू रंजन दैनिक जागरण से. सर, आज से लागू हुआ है तो कितने कोर्ट या कितने थाने नोटिफाइड हो गए हैं जो इस पे पूरी तरह से काम करने लगे हैं? और फॉरेंसिक का बहुत महत्व है. जनवरी में आपने कहा था कि केवल कुछ 70 जिलों में, जो आपके 85 जिले हैं उसमें फॉरेंसिक मोबाइल बैंक है. अब कहाँ तक वो बात पहुंची है, कितने जिलों में? देखिए, ऐसा है कि मैंने जो कहा वो तैयारी में समय लगेगा. तब तक दिल्ली में एक हमने मॉडल लिया है जिसमें फॉरेंसिक अधिकारियों को किट के साथ तैयार करा है. ज्यादातर मामलों में फॉरेंसिक वैन की जरूरत नहीं, किट से भी हम सैंपल ले सकते हैं और इसकी एक संपूर्ण योजना बनाकर इसका पूरा ट्रेनिंग हो चुका है. और हमारी जो यूनिवर्सिटी है, फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, इसने इसका पूरा सिलेबस भी बनाया है और पुलिस, कोर्ट और वकील तीनों का ट्रेनिंग भी किया है. सर, क्योंकि आज से ये तीनों कानून लागू हो चुके हैं देश के अंदर, आपने कई फीचर्स और कई धाराएं बताई हैं जो कई लोगों को सहूलियत भी देंगे. गृह मंत्रालय का क्या एस्टिमेट है कि अपराध इससे कितना कम हो जाएगा देश के अंदर आने वाले कुछ समय? देखिए, इमीडिएट मैं कुछ कह नहीं सकता, परंतु इससे दोष सिद्धि का प्रमाण जब बढ़ेगा, 90% तक लोगों को सजा कर पाएंगे, तो निश्चित रूप से अपराध कम होगा. इसके अंदर कई धाराओं में बार बार अपराध करने वालों के लिए ज्यादा सजा का भी हमने प्रावधान किया है. बार बार जो सजा करते हैं, आदतन अपराधी है, उनके लिए भी एक प्रोविजन किया है. तो ये तो लिखित की भी कैसे सेंटिटी होगी? हैं? अरे, लिखित बयान जो होता है वो लिखित बयान भी चार्जशीट के साथ जोड़ना होता है और डेटा को स्टोर करने की लीक प्रूफ सिस्टम की है. रिकॉर्डिंग करने वाले और सिस्टम में अपलोड करने वाले दोनों की जवाबदेही भी इसमें निश्चित की गई. एक क्लैरिफिकेशन सर, आपने कहा कि 46 मेंबर्स को सदन से निकाला गया था, लेकिन उनके लिए एक स्पेशल ऑप्शन दिया था कि वो आके अपनी बात रख सकते हैं, यही ना? नहीं, वो संपर्क करते तो तुरंत हम तो परमिशन देंगे उनको. कितने लोगों ने ऑप्शन अपनाया? वो एक ने भी नहीं अपनाया. जो पुलिस वाले एफआईआर नहीं लिखते उनके खिलाफ भी कोई एफआईआर के बाद ही तो सवाल नहीं है. ई-एफआईआर हो सकती है. आप आपके मोबाइल से एफआईआर रजिस्टर्ड करा सकते हो, जाने की जरूरत ही नहीं है और वो ऑटोमेटिक सर्वर पर आ जाएगी. पुलिस को लेना ही लेना है. सर्वर हैंग नहीं कर सकता कोई. सबसे ज्यादा
डिसीजन होम कमेटी में मिस्टर एलंगो का आया था ना कि इनके दोनों के, एलंगो के भी थी, चिदम्बरम साहब के भी थे। कितने परसेंट मानते, दोनों के काफी माने? परसेंटेज मुझे मालूम नहीं, मैं कमेटी का मेंबर नहीं हूं, मगर लगभग 95% से ज्यादा सजेशन मान लिए गए थे। एक छोटा सा डाउट था कि टेरर जो है ये यूएपी में भी आएगा और मकोका जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इसको करने की जरूरत क्या थी? इसको करने की इसलिए जरूरी है कि हमारी सरकार का पॉलिसी है टेरर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का। कई सारे टेरर के इंसिडेंट ऐसे होते हैं जिसका षड्यंत्र देश के बाहर होता है। अगर इसके अनुकूल व्याख्याएं नहीं होती है तो कई जगह पे अपराधियों को इसका फायदा मिलता है, वो छूट जाते हैं और पुलिस हाथ पे हाथ धर की रहे। मैं गुजरात में गृह मंत्री था, हमारे यहाँ बम धमाके हुए थे, 58 लोग मारे गए थे। वो बम धमाके में सारा षड्यंत्र बाहर हो गया। सारे के सारे लोग सूरत में सिमी के एक्टिविस्ट थे, इन पर केस दर्ज किया गया और वो छूट गए थे क्योंकि टेरर की कोई स्पेसिफिक व्याख्या नहीं थी। मैं मानता हूं कि इस देश को टेरर फ्री कराना हम सबका लक्ष्य होना चाहिए और जो टेररिज्म में लिप्त है उसको कठोर से कठोर सजा जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। सर ये आज से कानून लागू हो गया है, लेकिन कई बातें आती है, हम सरिया कानून को मानते हैं, लोग पिटाई जिस तरह से बंगाल में पुराने हुआ है, तो ये नया कानून उस पर लागू होगा या पुराना ही कानून से बंगाल वाला घटना की जांच होगी? सर मैंने स्पष्ट कर दिया, कल मध्यरात्रि से मतलब 7/1/2024 से जितनी भी हिंसक घटनाएं होगी या आपराधिक घटनाएं होगी उसका रजिस्ट्रेशन नए कानून के हिसाब से भी होगा और प्रोसिक्यूशन की प्रक्रिया भी नए कानून के हिसाब से होगी। जो गुना कल मध्यरात्रि के पहले हुआ है वो गुना का रजिस्ट्रेशन और कानूनी प्रक्रिया दोनों நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ள 3 புதிய சட்டங்கள் குறித்து உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா செய்தியாளர்களிடம் பேசியதை பார்த்தோம். இது தொடர்பான விவரங்களை வழங்குவதற்காக மூத்த செய்தியாளர் கணபதி இணைப்பில் இருக்கிறார். கணபதி, செய்தியாளர்கள் சந்திப்பின் போது அமைச்சர் அமித்ஷா சொன்னவற்றோட முக்கிய அம்சங்கள் என்னன்னு குறிப்பிடுங்க. புதிய குற்றவியல் சட்டங்கள் இன்று முதல் அமலுக்கு வருவதற்கு எதிர்க்கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்திருக்கும் சூழ்நிலையில்தான் அமித்ஷா அந்த சட்டங்கள் குறித்து பல்வேறு விளக்கங்களை அளித்திருக்கிறார். குறிப்பாக அவசரமாக சட்டங்கள் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது என எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம் சாட்டியிருந்த நிலையில் விரிவான ஆலோசனைகள் நடத்தப்பட்டிருக்கின்றன என அமித்ஷா தெரிவித்திருக்கிறார். நாடாளுமன்ற குழுவில் ஆலோசனை மற்றும் பல்வேறு அமைப்புகளிடமிருந்து ஆலோசனைகளை பெறுவதற்கு ஆலோசனை என பல்வேறு கட்டங்களில் ஆலோசனைகள் நடந்திருக்கின்றன. இதை தவிர இந்த புதிய சட்டங்கள் தண்டனை அளிப்பது என்பதை விட நியாயம் அளிப்பது என்பது குற்றவியல் சட்டங்களின் நோக்கமாக இருக்க வேண்டும் என்கிற அடிப்படையில் மாற்றி அமைக்கப்பட்டுள்ளன. மகளிர் பாதுகாப்புக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது என அமித்ஷா தெரிவித்துள்ளார். அதே போலவே தொழில்நுட்பங்கள் முன்னேறி வரும் நிலையிலே டிஜிட்டல் ஆதாரங்களை பயன்படுத்துவது, டிஜிட்டல் ஆவணங்களை அதாவது புகார்களை பதிவு செய்வது மற்றும் நீதிமன்றங்களிலே ஆவணங்களை சமர்ப்பிப்பது போன்ற பணிகளிலெல்லாம் டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்துவதற்கு ஏற்ற வகையிலே சட்டங்களிலே மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன எனவும் அவர் தெரிவித்திருக்கிறார். இதை தவிர நாடாளுமன்றத்திலே கிட்டத்தட்ட 140க்கும் மேற்பட்ட உறுப்பினர்கள் இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டிருந்த நிலையிலே இந்த சட்டம் 2 அவைகளிலும் ஒப்புதல் பெற்றிருக்கிறது என்றெல்லாம் பல்வேறு விதமான குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்க்கட்சிகள் வைத்திருக்கிறார்கள். ஆகவே இந்த 3 குற்றவியல் சட்டங்கள் அமல்படுத்துவதை இப்போதைக்கு செய்யாமல் ஒத்திவைக்க வேண்டும் எனவும் பல்வேறு கோரிக்கைகள் வந்துள்ளன. அதற்கெல்லாம் பதிலளித்துள்ள அமித்ஷா இந்த புதிய சட்டங்கள் மூலமாக நீதிமன்ற விசாரணைகள் குறிப்பிட்ட காலக்கெடுக்குள் நடக்கும் வகையிலே, அதாவது நீண்ட தாமதம் ஏற்படாத வகையிலே மாற்றி அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதை தவிர ராஜ துரோகம் என்று இருந்ததெல்லாம் மாற்றி தேச துரோகம் என்று அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகவே பிரிட்டிஷ் காலத்து அம்சங்கள் நீக்கப்பட்டு நம் நாட்டுக்கு தேவையான தற்போதைய சூழலுக்கேற்ற அம்சங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. ஆகவே எதிர்க்கட்சிகளின் குற்றச்சாட்டுகள் அனைத்தையும் நிராகரிக்கும் வகையிலே பல்வேறு விளக்கங்களை உள்துறை அமைச்சரான அமித்ஷா அளித்துள்ளார். நாடு முழுக்க நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிற 3 புதிய சட்டங்கள் குறித்து அமைச்சர் அமித்ஷா பேசியிருந்தாரு. அதோட முக்கிய அம்சங்கள் என்னென்னு குறிப்பிட்டீங்க. விவரங்களை வழங்கியதற்கு நன்றி கணபதி.